हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आदित्य पटेल आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो पिछले विगत कुछ सालों से लगभग बहुत से एग्जामों में बार बार रिपीट करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो गौर से देखें और समझते चलें। जैसा कि दोस्तों हमारे प्रश्न में यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। प्रश्न में दिया गया है कि एक धन 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपये साधारण ब्याज से मिश्र धन देता है। यदि ब्याज की दर 3% से बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा, यही आपका प्रश्न है। तो डाटा में दिया गया है कि जो धन है, अमाउंट है, वो आपका मूलधन दिया गया है 800 रुपया और ये पैसे 3 वर्षों के लिए लगाया जा रहा है। 3 वर्षों के लिए लगा दिए जा रहे हैं और 3 वर्षों के बाद मिश्रधन जो है वो 920 रुपया प्राप्त होता है। और ये आपका साधारण ब्याज पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे है। ये भी ध्यान है कि क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। तो पूछा गया कि अगर 3% अगर ज्यादा ब्याज की दर हो तो 3 साल के बाद प्राप्त होने वाला जो मिश्रधन है वो कितना रहेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे तो ब्याज का दर दिया ही गया है। तो पहले तो लोग क्या करेंगे, इसके बनाने के जो बेसिक तरीके हैं जहाँ उसके बारे में पहले समझ लिया जाए। तो पहले इसको देखना ये होगा कि ये जो 800 रुपये की राशि है ये बढ़ के आपका 920 रुपया हो जाता है। तो आपको कुल मिला के 120 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। वो कैसे मालूम चलेगा, तो 920 रुपया मिश्रधन, ये जो है आपका ये मिश्रधन है। और जब इस मिश्रधन में से अगर हम लोग मूलधन को घटा दें जो कि 800 रुपया था, तो घटने के बाद जो बचेगा 120 रुपया और ये ब्याज होगा। और ये जो 120 रुपये ब्याज जो दिख रहा है आपको, ये पूरे 3 साल का है। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो मिलता है वो हर एक साल बराबर मिलता है। तो यहाँ पे जो 1 साल में ब्याज मिला होगा उतना ही रुपया 3 सालों तक मिला होगा। अगर हम इस पूरे अमाउंट को 3 हिस्से में बांट दें तो 1 साल में मिलने वाली जो ब्याज होगी वो हमारा निकल जाएगा। तो जब हम 120 रुपया को 3 से डिवाइड करते हैं तो 40 रुपया आता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि 1 साल का ब्याज 40 रुपया है। और अब ये आगे ये देखना है कि ये जो 40 रुपये ब्याज प्राप्त होता है इस मूलधन पे ही मिलेगा, यानी कि इस मूलधन का ही पैसे पे ब्याज मिलते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे देखना है कि इस 800 रुपये का 40 रुपये कितना परसेंट है। तो पिछले क्लासों में मैंने आपको परसेंट के बारे में समझाया था। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे निकलेगा ये। हम लोग देख रहे हैं क्या कि 800 का 10% का जो वैल्यू है वो 80 रुपया है। तो ये 80 का जस्ट आधा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 5% ब्याज मिल रहा था। 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, यानी कि जो पहले ब्याज का दर रहा होगा वो 5% वार्षिक रहा होगा। अगर अब जैसे कि प्रश्न में बताया गया था कि पहले से 3% अधिक ब्याज मिले, तो अब जाके प्रत्येक साल इसको ब्याज की जो बात होगी वो 8% मिलेगा। तो इसके हिसाब से मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो जब 1 साल में 8% मिलेगा तो इस टोटल अमाउंट पे 8% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो इसका 1% की बात करें तो 1% हो जाता है 8। दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे, 1% निकल जाएगा और 8 में 8 से गुना कर देंगे तो 8% का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 8 है 64। यानी 1 साल में 64 रुपये ब्याज मिलेंगे और ऐसे ऐसे करके 3 सालों तक मिलेंगे। तो हम इसको अगर हम 3 से गुना कर लें तो 3 सालों पे मिलने वाले कुल कितने ब्याज होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो देखिए गुना कर लिया जाए, 12 का 2 कैरिंग होगा 1, 18 और 1 मिलके 19, यानी कि अब हमको टोटल मिला के 192 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। और इसमें जो मेरा मूलधन है उसको भी ऐड कर देंगे, तब जाके ये मिश्रधन निकल जाएगा और आपका टोटली पैसा जो होगा 992 रुपया प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 992 रुपया। प्रश्न क्या है, बढ़िया से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो ये हुआ आपका बेसिक मेथड, मगर हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है, थोड़ी सी बातों को समझना है और ये प्रश्न बनाना बड़ा ही आसान है। चलिए मैं अब उसके बारे में भी बात करता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले तरीके से। दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों को बताया गया कि मूलधन 800 है
और 3 वर्षों के बाद ये 920 रुपये मिश्रधन देता है, यानी कि मिश्रधन हो जाता है। इस मिश्रधन में ब्याज और मूलधन दोनों मिला के रहे होंगे, तो इसमें 3 सालों का ब्याज भी ऐड किया हुआ है। अब बताया गया प्रश्न में कि अगर पहले से 3% अगर अधिक ब्याज मिले, ब्याज दर अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 सालों में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो जो जितना पहले मिल रहा था परसेंटेज उसको तो कम करना नहीं है, वो कितना मिल रहा था उसको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। मगर जब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बोला गया कि जो पहले ब्याज मिलता था अब उससे 3% ज्यादा मिलेगा, तो ये जो 3% किस अमाउंट का मिलेगा, तो इस मूलधन का ही मिलेगा। तो जब हम लोग इसको अगर हम इसका 3% निकालते हैं तो 24 रुपया आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक साल में पहले जितना ब्याज मिलता था उससे 24 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, तो कुल मिला के 3 सालों में 72 रुपये अधिक प्राप्त हो जाएंगे ब्याज। यानी कि जितना जो ब्याज एक्स्ट्रा मिला अब इस मिश्रधन में जोड़ दिया जाएगा। तो 3 सालों में बढ़ने के बाद, यानी कि 3% बढ़ने के बाद 3 सालों में कुल मिलने वाले मिश्रधन निकल जाएंगे। तो इस 72 रुपये को हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार हो जाता है 992। यानी कि आपको 3 साल के बाद इस धन का जो ब्याज होगा और मूलधन को मिलाने के बाद मिश्रधन 992 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई प्रोसेस करने की बात नहीं है, थोड़ी सी आपको जो कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि नॉर्मली सब लोग समझ सकते हैं, इस बात को, उन बातों को समझना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और ऐसे तरीके में कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए बस इतना ही काम करना था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न भी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का ही है, साधारण ब्याज का ही है। इसमें बताया गया क्या कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया। वह उसी समय इस धन को 6.1/4% यानी कि 6.25% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। तो इस लेन देन में प्रति वर्ष जो लाभ हुआ उस व्यक्ति को वो कितना हुआ उसको ज्ञात करना है, उसको निकालना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया गया है 5,000 रुपये को एक व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे जो उधार लेता है वो 4% वार्षिक की दर से लेता है। तो दर प्रतिशत की बात करें तो 4% वार्षिक इसका दर है, लेने वाले का दर। और ये पैसा वो लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है 2 सालों के लिए। कुल कितने सालों के लिए लेन देन हो रही है, तो 2 वर्षों के लिए हो रही है, इसका भी ध्यान रहे। 2 वर्षों के लिए दे देता है। आगे दिया है इसमें कि वो उसी समय उस धन को किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और जिसको वो देता है उससे वो 6.1/4% वार्षिक ब्याज लेता है, यानी कि 6.25% ब्याज लेता है। तो आपको ये बताना है कि एक साल में इस पूरे लेन देन में उसको प्रति वर्ष कितना का लाभ हुआ। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये 5,000 रुपये लिया जो कि दूसरे से लिया है और इस पर उसको 4% ब्याज लौटाने हैं और जिस व्यक्ति को उसने कर्ज के रूप में दिया उससे वो 6.25% यानी कि 6.1/4% वार्षिक ले रहा है, तो हम लोग इसके डिफरेंस कहीं तो देख लेंगे। एक साल में इसके डिफरेंस उसका मुनाफा होगा, तो एक साल में इसका डिफरेंस हो जाता है 2.1/4% यानी कि 2.25%। तो ये जो 2.25% जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसका प्रॉफिट होगा प्रत्येक वर्ष। जब एक साल में इतना परसेंट कमा रहा है, इस अमाउंट का इतना परसेंट निकाल दिया जाए तो कुल रुपया में आ जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं, हम इसका 2.25% निकालते हैं। तो इस पर 5,000 का 1% का वैल्यू 50 रुपया, तो 2% का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपया। हम ये 100 रुपये निकाल दिए तो इस पूरे अमाउंट का 2% आ गया। अब हम लोग को 1% के चौथा हिस्सा को लेना है, यानी कि 1% का 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा। तो 1% का वैल्यू होता है 50, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो आ जाएंगे 12.5, यानी कि 12.5 रुपया और मिल जाएंगे इसको, जो कि ये होगा 1/4%। और यहाँ पे कुल मिला के हो जाएंगे 2.25%। और अमाउंट की बात करें तो 112 रुपया 50 पैसा, यही इसका आंसर होगा। उस व्यक्ति को मिलने वाला जो मुनाफा होगा प्रति वर्ष वो 112 रुपये 50 पैसा होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न जो है उसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या दिया जा रहा है। दिया गया यहाँ पे कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 30 घटाया जाए तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात
5:8 हो जाता है तो वो दोनों संख्याएं बताएं, वो दोनों संख्याओं का वैल्यू कितना है ये बताना है। तो फर्स्ट में हम लोगों से यहाँ से बात किया गया कि दो अलग अलग संख्याएं हैं, एक तो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया गया 2:3 का अनुपात में है, 2:3 के रेशियो में है। पहला संख्या का वैल्यू 2 यूनिट तो दूसरे संख्या का वैल्यू 3 यूनिट। अब कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 30 घटाया गया, यानी कि इसमें से भी 30 माइनस किया गया और इसमें से भी 30 माइनस कर दिया गया। और ऐसा करने के बाद दोनों संख्याएं घट के 5:8 के अनुपात में हो जाते हैं, 5:8 के रेशियो में हो जाते हैं। तो उन दोनों संख्याओं के बारे में बताना है कि दोनों संख्याएं क्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि हम पिछले अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे कि हम लोगों को प्रश्न में बराबर ढूंढना होता है, तो इस प्रश्न में भी हम लोग को बराबर ढूंढना है, उसके अनुसार काम कर सकते हैं केवल कॉमन सेंस से, जो आपको पहले से मालूम है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दो संख्या था जो 2-3 के रेशियो में था, प्रत्येक में से 30-30 घटाया गया, घटने के बाद ये 5-8 हो गया। तो सिंपल बात ये है कि किसी भी संख्या में से कुछ भी घटाइएगा तो उसका वैल्यू कम होगा न कि बढ़ेगा। यहाँ पे 2 था, अगर इसमें से हम 30 घटाते हैं तो ये 5 हो जाता है, बढ़ना ये तो दिख रहा है कि यहाँ बढ़ गया है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी संख्या में से कुछ भी घटाएंगे तो उसका वैल्यू डाउन ही होना है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू रहा होगा इस संख्या के वैल्यू से ज्यादा रहा होगा, मगर ऐसा रेशियो बना कि अंक ऐसे रहे होंगे जो आसानी से कट के और छोटा हो गए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं कट पाया, और इसके कारण अधिक बार कटने के कारण ये छोटा हो गया है। तो आपको इसको मूल रूप में लाने हैं, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसमें बराबर क्या है। तो बराबर दिख रहा है क्या कि दोनों में से इक्वल संख्याएं घटाई गई हैं, तो दोनों में से बराबर घटना चाहिए। इसमें जितना घटेगा ठीक उतना ही इसमें भी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही कुछ उल्टा काम हो रहा है, दोनों घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं तो अलग अलग कंडीशन में। ये 2 से 5 हुआ, इसमें अगर वृद्धि की बात करें तो 3 यूनिट की वृद्धि हो गया, और ये 3 से 8 हो गया, इसमें वृद्धि की बात करें तो 5 यूनिट। पहला बात, इसमें तो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, और घटना भी चाहिए तो बराबर घटने चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर संख्याओं को हम लोग ने घटा रहे हैं इसमें। तो ये सब कुछ गड़बड़ है, यानी कि दोनों साइड इसके इक्वल अगर हो जाए तो क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा। घटता हुआ दिखाई दे और दोनों में बराबर घटने लगे तो आसानी से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस हालात को, ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो देखना ये होता है कि दोनों जब साइड बराबर करने होते हैं तो इन दोनों प्रकार के संख्याओं के बीच के डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस 1 यूनिट का है, इससे ये 1 यूनिट बड़ा है, जबकि इससे ये 3 यूनिट बड़ा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का है। और इसका वैल्यू जैसे ही हम लोग बराबर करेंगे ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अपने अनुरूप रूप में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है कि इन दोनों बीच वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, ये सब को समझ में आ रहा होगा। तो जब जो एलसीएम बनेगा वही संख्या यहाँ पे बना देना होता है। तो हम इसको भी 3 बनाएंगे और इसको भी 3 बनाएंगे। अगर हम इसको 1 को 3 बनाना चाहेंगे तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, मगर यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ 1 से गुना कर दें। ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दे या नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दे, लेकिन ये कहना एक छोटे नॉलेज के बारे में बात होगी। एक्चुअली में होता क्या है कि इन दोनों के वैल्यू को बराबर किया जाता है, और बराबर करने के लिए हमेशा एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन दोनों संख्याओं का 1 का और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 ही होगा। इसको भी हम लोग 3 बना देंगे और इसको भी हम लोग 3 बना देंगे। 1 था तो 3 बनाने के लिए 3 से गुना किया गया, ये तो ऑलरेडी 3 है, इसको तो बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसको 1 से गुना करके ज्यों करते हुए छोड़ देंगे। और एक और सिस्टम होता है क्या कि रेशियो के किसी भी सेक्शन में अगर जितना अंक से गुना कर दिया जाए तो उसके सारे सेक्शन में उतना ही से गुना करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रेशियो बिगड़ जाएगा और आपके आंसर गलत आने लगेंगे। तो देखिए इसमें जब 3 से गुना हुआ तो इसके सारे पार्ट, जो कि यही सब पार्ट होते हैं इसके, इसमें भी 3 से गुना हो जाएंगे, और इसमें 1 से गुना हुआ है तो इसके सारे पार्ट में 1 से गुना होंगे। तो यहाँ पे गुना होने के बाद क्या होता है, 3 दूना 6, और इसकी बात करें तो 9, यानी कि इन दोनों के अनुपात जो है 6-9 के रेशियो हो जाएंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 1 से गुना करने के बाद 5 का 5 ही रह जाएगा और ये 8 का 8 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। अब सब कुछ जो कंडीशन था, जो उल्टा दिख रहा था, एकदम सीधे रूप में आ चुका है। ये संख्या जो था 6-9 के अनुपात में थे, कटने के कारण 2-3 का रेशियो हुआ था। एक और ध्यान रखने वाली बात कि जिस रेशियो में पहले बताया गया था वही रेशियो में अभी भी संख्या है, संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो पहले छोटा था आज भी उसमें, पहले जो छोटा था वो आज भी छोटा ही है, तो ऐसा ही कंडीशन रहेगा। और 2-3 का अनुपात पहले भी था, आज भी 2-3 का अनुपात है।
और इसमें भी पहले भी 5-8 का अनुपात था, आज भी 5-8 का ही अनुपात है। और अब यहाँ पे सब कुछ दिखने भी लगा कि इस 6 में से 1 यूनिट की कमी हो जाती है, कितना 30 घटने के कारण, और ये 9 से घट के 1 यूनिट घट के 8 हो जाता है, इसमें भी 1 यूनिट की कमी होती है। यानी कि 1 यूनिट घट जाता है जब हम प्रत्येक संख्याओं में से 30-30 घटाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 30 होगा, और इसके हिसाब से जो पहली संख्या होगा वो 6 यूनिट थी, तो 6 यूनिट का वैल्यू 3 6 18, यानी कि पहली संख्या जो है हमारा 180 है। जबकि दूसरी संख्या की बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 में 30 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27, यानी कि 270। आपका पहली संख्या था 180 और दूसरी संख्या था 270। घटने के बाद ये 30 5 150 और 8 3 का 24, यानी कि ये 240। अब देखिए हमारा जो पहले की संख्या थी वो था 180 और जो दूसरी संख्या थी वो था 270। अगर हम इसमें से 30 माइनस कर दें और इसमें से भी 30 माइनस कर दें तो ये हो जाता है आपका 150 और ये हो जाता है आपका 240। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों संख्याएं 2-3 के अनुपात में है। 90 से ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और 2-3 का रेशियो दे देगा। जबकि इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों संख्याएं 5-8 के अनुपात में है। आप काट के देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। पहले बराबर को ढूंढिए और उसके बाद बराबर वाले पार्ट को बराबर करें। कुछ रूल्स हैं जो मैं अपने रेगुलर क्लासों में इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4 वो दिया गया है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उसमें 10 केजी पानी मिलाने के बाद दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वास्तविक मिश्रण का वजन बताएं। यानी कि ये जो प्रश्न है आपका मिश्रण से है, ठीक। तो इसको हम लोग रेशियो से कैसे बना सकते हैं, इसमें भी कुछ बराबर है कि नहीं ये पता लगाने के लिए पहले हम प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रश्न के लिखने का तरीका में भी बहुत कुछ छिपा होता है, इसलिए तरीका को भी समझना है। तो प्रश्न दिया गया कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, मिल्क भी है और आपका उसमें वाटर भी है, और किस अनुपात में, तो 3:2 के अनुपात में। 3 हिस्सा दूध और 2 हिस्सा पानी है। अब इस पूरे बर्तन में क्या किया गया कि 10 किलो पानी और मिला दिया गया, यानी कि पहले ही से पानी था और इसमें पानी की मात्रा को 10 केजी और बढ़ा दिया जाता है। तो जिसके कारण अब इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 2:3 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो वास्तविक मिश्रण था वो कुल कितना किलो था। वास्तविक मिश्रण का वजन बताने हैं आपको। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे क्या बराबर रह सकता है। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि जब ये दूध पानी का मिश्रण था और इस पूरे मिश्रण में अगर हम पानी मिलाएंगे तो मात्रा सिर्फ पानी का बढ़ेगा। दूध जितना था उतना आज भी रहेगा, क्योंकि दूध के साथ ना निकालने की क्रिया हो रही है ना ही उसमें कुछ डालने की क्रिया हो रही है, तो उसका वैल्यू में कोई कमी या वृद्धि नहीं आएगी। दूध यहाँ कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो जब मिलाया गया है पानी तो केवल पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए, बढ़ा भी है, दिख भी रहा है कि पहले 2 यूनिट था अब बढ़ के 3 यूनिट हो गया, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। ये बात तो ठीक लग रही है, मगर यहाँ पे जो दूध था 3 यूनिट था और घट के 2 यूनिट हो गया, ये कम कैसे हो जाएगा। कम बिल्कुल नहीं होगा, जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा। तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों का मात्रा बराबर रहना चाहिए। जब बराबर रहना चाहिए, बराबर वाले भाग को बराबर रख देना है। इस क्वेश्चन में आपका ये पार्ट इक्वल रहना चाहिए था, बराबर रहना चाहिए था। जैसे हम लोग इसको इक्वल करेंगे आंसर अपने आप लिखने लगेंगे, बड़ा आसानी से बन जाएंगे। तो इसको हम लोग को बराबर करना है और बराबर करने के लिए करते क्या है, एलसीएम का सहारा लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया जाए और जो इसका वैल्यू आएगा उतना ही इसको बना देना है, उतना ही इसको भी बना देना है। तो 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। अब हम इस 3 को अगर 6 बनाएंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इस रेशियो की एक सेक्शन में अगर 2 से गुना करें और दूसरे को कुछ ना करें तो रेशियो बिगड़ जाएंगे। इसके रेशियो बिगड़े ना, इसके लिए अगर जितना से इसमें गुना किया गया ठीक उतना ही से इसमें भी गुना कर देंगे। जब हम इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे और इसके एक सेक्शन में जब 3 से गुना हुआ तो इसके भी दूसरे सेक्शन में 3 से ही गुना होगा। और गुना होने के बाद हो क्या रहा है, ये हो जाता है आपका 6 यूनिट, जबकि ये हो जाता है 4 यूनिट
और इसकी बात करें तो 3 गुना 6, 2 तिहाई 6 का है या 3 गुना 6 का है, और ये 9 यूनिट हो जाएंगे। यानी कि अब आपका मैथ बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को अब डाटा को डालना होता है। अब देखिए दूध पहले 6 यूनिट था, आज भी 6 यूनिट है। पहले दूध और पानी का अनुपात 3:2 के रेशियो में ही है, इसको कटाएंगे तो 3:2 ही तो आएगा। पानी मिलाने के बाद ये 6 का 6 रह गया और ये 9 बढ़ के पानी बढ़ के 9 हो गया। और रेशियो की बात करें तो 2:3 का ही अनुपात है। अब यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि पानी में जो वृद्धि हुई है कुल मिलाकर 5 यूनिट का हुआ है, क्योंकि पहले था 4 यूनिट अब हो गए हैं 9 यूनिट। 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 यूनिट के वृद्धि होने में कितने पानी ऐड करने पड़े, तो 10 किलो पानी ऐड करना पड़ा आपको। तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 kg, यानी कि इस रेशियो के साथ हम डाटा को रिलेट कर रहे हैं और आंसर बिल्कुल अब डाटा में निकल जाएगा। जब 5 यूनिट का वैल्यू 10 किलो, इस प्रकार 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा 2 kg। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 किलो हो गया तो टोटल मिश्रण पहले था कितना, तो टोटल मिश्रण पहले अब यहाँ से, अब ऊपर वाले से कोई काम नहीं होगा क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, मगर हम लोग इसको इसलिए लाए ताकि यही वास्तविक कंडीशन था। कंडीशन तो ऐसा ही रहना चाहिए था, मगर ऐसा न कटने के कारण ये छोटा हो गया था, तो इसलिए इसको अपने मूल रूप में लाएंगे और जो भी काम करेंगे अब यहाँ से ही करेंगे। तो पहले जो मिश्रण था उसमें 6 यूनिट मिल्क था और 4 यूनिट पानी था, तो कुल मिला के कितने यूनिट थे लिक्विड की वैल्यू, तो 6 और 4 मिलकर 10 यूनिट होते हैं। और यहाँ पे अब इसमें 10 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 किलो तो 10 यूनिट का वैल्यू 20 kg, यानी कि जो पहले से मिश्रण था हमारा वो 20 किलो था। अब मिश्रण की अगर बात करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे तब नया मिश्रण जो बन गया है वो आ जाएगा आपका 6 और 9 मिलके होते हैं 15, और 15 का वैल्यू हो जाएगा 30 किलो, यानी कि अब जो मिश्रण है 30 किलो हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब 20 किलो मिश्रण में 10 किलो पानी और मिला देंगे तो टोटल वेट अब 30 किलो ही होगा। ये अब इस प्रश्न में अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए ना तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शुरुआती मिश्रण में दूध कितना था, तो 6 यूनिट था। अब किलो की बात करें तो बस देख लेना है कि जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 किलो तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 दूना 12 किलो, यानी कि शुरुआती मिश्रण में जो दूध था वो 12 किलो था और पानी की मात्रा 8 किलो था। 4 यूनिट का वैल्यू 8 किलो। और अभी दूध की मात्रा कितनी है, तो अभी भी ज्यों का त्यों है 12 के 12 किलो ही है, जबकि पानी की जो मात्रा है 18 किलो हो चुका है। तो आपका ये पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है आपका उसमें दिया गया है कि एक धन पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा गया। अगर आर अपने हिस्से का 200 रुपये क्यू को दे दे तो पी क्यू आर के बीच के जो अनुपात हैं वो 3, 10 और 3 के अनुपात में हो जाते हैं। तो कुल धन ज्ञात करें। टोटल धन कितना था ये ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे बात किया गया है पी, क्यू और आर के बारे में। एक पी है, एक क्यू है और एक आर है, और इन तीनों के बीच एक धन का बंटवारा होता है 6:19:7 के रेशियो में। और कहा गया क्या कि ये जो आर जो है, आर अपने हिस्से से 200 रुपये निकाल के इस क्यू को दे दे। 200 रुपये अगर दे देता है तब इन तीनों का जो अनुपात है वो 3:10:3 हो जाता है। तो कुल धन कितना है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे बस देखना ये है कि बराबर क्या है। इस प्रश्न में भी कुछ बराबर वाली बातें होंगी, तो बराबर को ढूंढिए। जैसे ही आपको मिल गया क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर क्या है। अब यहाँ पे देखा जाए कि पी क्यू आर के बीच में जो पैसा था तो बढ़ गया था। आर अपने पैसे में से 200 रुपये निकाल के क्यू को देता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका पैसा अगर निकलेगा तो इसका पैसा कम हो जाएगा, और जब ये इससे पैसा लेगा तो इसका पैसा पहले से बढ़ जाएगा। इसका तो पहले 7 था, 7 से घट के 3 हो गया, घटा हुआ रूप दिख रहा है। इसके बारे में तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पैसा दिया है अपने हिस्से में से निकाल के क्यू को दे देता है तो कम हो जाते हैं इसके पास पैसे। मगर ये जो व्यक्ति है इसको तो पैसा मिलता है कहीं और से, पहले ही से इसके पास 19 यूनिट थे और उससे भी कुछ पैसा मिला, तो इसमें तो कुछ बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय इस घट गया है। चलिए इन दोनों में जो भी घटने बढ़ने की बातें होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसका पैसा घटेगा क्योंकि ये किसी को दे रहा है, और इसका पैसा बढ़ेगा क्योंकि ये किसी से ले रहा है। मगर इस भाई साहब के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है। ये तो ना किसी को देता है ना ही किसी से लेता है, तो फिर इसका पैसा क्यों घटेगा या बढ़ेगा? इसका पैसा कांस्टेंट रहेगा। और वैसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि इसके पैसे को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए फिर से वही बात, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा, तो इसको 6 बना दिया जाए। ये तो ऑलरेडी 6 है। अगर हम इस 3 को 6 बनाएंगे तो 200 गुना करना पड़ेगा। तो इसके जब एक सेक्शन में 200 गुना, तो बाकी के सारे सेक्शंस में भी 200 गुना करेंगे।
और इस प्रकार इसका जो वैल्यू है ये 6 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब आपको इसको इग्नोर कर देना है। अब देखना ये है, ध्यान ये देना है कि इसका 7 यूनिट था, अब 6 यूनिट हो गया, 1 यूनिट की कमी हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 200 रुपये अपने हिस्से में से निकाल के क्यू को दे देता है, जबकि क्यू के पास पहले 19 यूनिट थे और अब जाके 20 यूनिट हो जाते हैं, 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इससे ये 200 रुपये ले रहा है और ये जितना था पहले आज भी उतना ही है। तो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। 1 यूनिट किसी का घट गया 200 रुपया देने से और 1 यूनिट किसी का बढ़ गया 200 रुपया ही लेने से। तो अब इस प्रकार इस प्रश्न में 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आपका 200 रुपया आएगा और यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू जब 200 रुपया तो आप यहाँ से टोटल पैसा को निकाल सकते हैं या आप यहाँ से भी टोटल पैसे को निकाल सकते हैं। तो देखा जाए टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32, यानी कि टोटल पैसा जो है वो आपका इसमें 32 यूनिट है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 तो 32 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 6400, यानी कि इन तीनों के पास जो मिलाकर पैसे शुरुआत में जो थे वो 6400 ही थे। और अंत की बात करें तो अभी भी इन लोगों के पास 6400 रुपया ही है। बस अंतर यही आ गया कि जितना पैसा इसके पास था उससे 200 रुपया अब घट गया है इसके पास से, और इसके पास जितना था उससे 200 रुपये बढ़ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।